हेलो दोस्तों, मास्टर जी स्टडी में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ेंगे मगध का उत्कर्ष। जैसे आपने पिछले क्लास में पढ़ा, इस महाजनपदों की संख्या 16 थी। तो इन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो हुआ उभर कर सामने आया वो था मगध। अब मगध राजवंश की स्थापना जो है यह बृहद्रथ ने की। किसने किया? बृहद्रथ ने किया। ये ध्यान रखने वाली पॉइंट है। और आप लोग एक बात और ध्यान रखिए कि मगध जो है, इस महाजनपद से बहुत से ऐसे प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिनमें क्वेश्चंस आते हैं। लगभग हर प्रतियोगिता में मगध से लेकर के कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। इसे मगध राजवंश की स्थापना बृहद्रथ ने की। ठीक, महाभारत और रामायण में मगध के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है। ठीक है। उसके बाद बृहद्रथ जो था ये बसु उपरिचर का पुत्र था। बसु उपरिचर जो था यानी बृहद्रथ के पिता बसु ने मगध की राजधानी वसुमती गिरिव्रज, ये प्राचीन काल में वसुमती, मगध की राजधानी प्राचीन काल में वसुमती थी। उसके बाद गिरिव्रज या राजगृह की स्थापना किसने की थी? वसु ने। ठीक, अब मगध के उत्थान के कारण क्या थे? क्या कारण ऐसा था कि 16 महाजनपदों में सिर्फ यह मगध जो है सबसे शक्तिशाली होकर के और इतिहास में सामने आया प्रमुख रूप से? तो उसके कारण देख लीजिए। सबसे पहले भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण में मगध की जो राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी यह प्राकृतिक सीमाओं से घिरी हुई थी। मतलब मगध की राजधानी गिरिव्रज के आसपास भौगोलिक स्थिति इस प्रकार थी जैसे पहाड़ पर्वत थे, और उसके बाद की जो राजधानी बनी पाटलिपुत्री वह 3 नदियों से घिरी हुई थी, सोन, गंडक, इस तरह से, और पहाड़ों से घिरी हुई थी। यह कारण बना कि बाहरी आक्रमणकारी या कोई दूसरे जनपद का राजा इस पर आक्रमण नहीं कर पाता था। और मगध के पास यह बहुत ही अच्छा अवसर था कि वह अपने प्राकृतिक सीमाओं का लाभ उठाए और अन्य जनपदों पर यानी पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करता था और अपने राज्य का विस्तार करता था। तो पहला कारण था मगध के उत्थान का भौगोलिक कारण। दूसरा कारण हुआ आर्थिक कारण। मगध में कृषि उत्पादन बहुत प्रचुर मात्रा में होती थी, इसलिए मगध सम्राट को कर के रूप में बहुत सारा धन मिलता था। यह एक कारण बना। उसके बाद में मगध में लोहे की खानें थी। लोहे की खानें थी तो उन लोहों से युद्ध के लिए हथियार यानी अस्त्र शस्त्र का निर्माण होता था, जिसके फलस्वरूप वह अपनी सेना को शक्तिशाली बनाता था। तीसरा कारण सैनिक संगठन। मगध का सैनिक संगठन इतना मजबूत था कि आसपास के राजाओं पर वह हमेशा भारी पड़ता था। ठीक, मगध की सेना में हाथी थे। आसपास के जो जंगल थे मगध के आसपास, उनसे वो हाथियों को लाता था और अपनी सेना में शामिल करता था। और जो हाथी थे उस समय दलदल एरिया जो होता था उसमें घुड़सवार सैनिकों की अपेक्षा अधिक कुशलता से कार्य करते थे। मगध के उत्थान का अगला कारण मगध के शासकों का दृढ़ इच्छा शक्ति। मगध के शासक जो थे ये भौगोलिक, आर्थिक और सैनिक रूप से संपन्न थे, मजबूत थे। और अगला कारण जो दृढ़ इच्छा शक्ति थी, इनके अंदर विस्तारवादी नीति थी, विस्तारवादी सोच थी, साम्राज्यवादी सोच रखते थे यहाँ के शासक। इन लोगों ने क्या किया कि जब पूरी तरह से मजबूत हुए तो आसपास के राज्यों पर आक्रमण करते थे और अपना विस्तार करते जाते। ये कारण बना मगध के उत्कर्ष का। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली मगध महाजनपद बना, यही इसका कारण था। आगे देखिए आप लोग।
अब देखिए आप, मगध में प्रमुख रूप से 4 राजवंशों ने शासन किया। ठीक, उन राजवंशों में हर्यक राजवंश, शिशुनाग राजवंश, नंद वंश और मौर्य वंश। ठीक, तो सबसे पहले हर्यक राजवंश ने मगध पर शासन किया। हर्यक राजवंश ने 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक शासन किया। हर्यक राजवंश का प्रथम शासक बिंबिसार। ठीक, आप लोग बिंबिसार और बिंदुसार में कंफ्यूज मत होइएगा। बिंदुसार, बिंदुसार जो था ये मौर्य वंश के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। ठीक, और ये बिंबिसार अलग था, इसको ध्यान में रखिएगा। तो बिंबिसार ने मगध में 544 से 492 ईस्वी तक शासन किया। इनके पिता का नाम बोधिस था। और कुछ धार्मिक ग्रंथ हैं, जैसे मत्स्य पुराण में बिंबिसार को क्षेत्रोजस कहा गया है और जैन साहित्य में श्रेणिक कहा गया है। बिंबिसार ने अपने राज्य में शांति स्थापित करने के लिए सबसे पहले आंतरिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया। उसके बाद जो आसपास के शक्तिशाली शासक थे या शक्तिशाली राजा थे, उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए। जैसे कौशल नरेश परसेनजीत की बहन कौशला देवी से उन्होंने विवाह किया, पहला विवाह। उनको यानी बिंबिसार को परसेनजीत द्वारा काशी नगर दहेज में मिला, जिसकी सालाना आमदनी 1 लाख रुपए थी। ठीक, उसके बाद दूसरा विवाह वैशाली की राजकुमारी चेल्लना से किया। और एक बात ध्यान रखने वाली कि वैशाली की राजकुमारी चेल्लना से ही अजातशत्रु का जन्म हुआ। ठीक, उसके बाद मद्र देश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया, विदेह की विदेह वासनी से विवाह किया। इस प्रकार बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने राज्य की सुरक्षा को सुदृढ़ किया, मजबूत किया, शांति स्थापित की। अब आप लोग आगे देखिए अजातशत्रु। तो आइए देखते हैं अजातशत्रु। कहते हैं अजातशत्रु का अर्थ होता है जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई दुश्मन ना हो। किंतु दुर्भाग्य कि अजातशत्रु के पुत्र ने ही उसकी हत्या करके गद्दी पर स्वयं आसीन हुआ था। ठीक, एक बात ध्यान रखिएगा कि हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। पितृहंता वंश, ठीक, ध्यान दीजिए। हर्यक वंश को पितृहंता, ठीक, क्योंकि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी। और फिर उसके बाद अजातशत्रु का पुत्र उदयीन या उदयभद्र ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके स्वयं गद्दी पर बैठा। ठीक है, अब देखते हैं एक नजर अजातशत्रु। अजातशत्रु ने 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक शासन किया। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक भी था। कुणिक, ध्यान देने वाली बात है ये। अजातशत्रु ने आसपास के विभिन्न महाजनपदों यानी विभिन्न राजाओं को पराजित किया। जैसे कौशल को पराजित करके अपने राज्य में मिला लिया। वज्जी संघ पर भी अधिकार कर लिया। वज्जी संघ जिसमें लिच्छवी, वैशाली, जहां इसका ननिहाल था, उसको भी इसने पूरी तरह से बर्बाद करके और अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक, अजातशत्रु के शासनकाल की प्रमुख घटनाएं जो थी, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी और मखलिगोसाल जैसी प्रमुख विभूतियों का महापरिनिर्वाण हुआ।
मतलब अजात शत्रु के शासनकाल में गौतम बुद्ध, महावीर और मखलिगोसाल इनकी मृत्यु हुई थी। ये ध्यान देने वाली बात है, इसको आप याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन जो बार बार आता है प्रतियोगिताओं में वह है कि प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के शासनकाल में हुई थी। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रथम बौद्ध संगीति यानी बौद्ध धर्म का आयोजन अजात शत्रु के शासनकाल में राजगृह के राजगृह में हुआ था। ठीक, अब क्या होता है कि अजात शत्रु की हत्या करके उसका पुत्र उदयीन या उदयभद्र 460 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठता है और वह अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थापित करता है। उदयभद्र ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की, जो कि 3 ओर से नदियों से घिरा हुआ था, गंगा, सोन और गंडक नदी। ठीक, तो उसने, अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि पाटलिपुत्र राजधानी किसने स्थानांतरित की। कोई आंसर होगा आपका उदयीन या उदयभद्र ने। ठीक है, और उदयभद्र जो था इसके वंशज यानी उसके उत्तराधिकारी बहुत ही अयोग्य और भोगी विलासी किस्म के थे। पहला अनिरुद्ध, दूसरा मुंडक, तीसरा नागदशक। यह तीनों जो थे इसके उत्तराधिकारी यह अयोग्य साबित हुए, इसलिए वहां की प्रजा ने यानी पाटलिपुत्र की जनता ने इन तीनों का घोर विरोध किया और इसके जो अमात्य होते थे, अमात्य प्रमुख, उनको गद्दी पर बैठा दिया। इस तरह से हर्यक वंश समाप्त होता है। आगे आप लोग कल शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक, तो हमारे वीडियो में बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।